अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फीमेल एसएसटी जनरल के तमाम जोन्स के पेपर कंप्लीट हो चुके थे कल। आज से मेल एसएसटी जनरल के एग्जाम्स स्टार्ट हुए हैं। जोन 1 का पेपर आज सुबह मॉर्निंग में 8 जुलाई को कंडक्ट किया गया था। ओरिजिनल पेपर अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है। अगर हमें ओरिजिनल पेपर मिलता है तो हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देंगे। व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने अपने कमेंट बॉक्स में रखी हुई है, आप वहां से हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। कैंडिडेट्स जो आज की टेस्ट में अपीयर हुए थे, उनको जो स्टेटमेंट्स और जो क्वेश्चंस याद थे, उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं और हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि स्टेटमेंट्स एग्जैक्ट वही ना हो जो आपके एग्जाम्स में आई थी। ऑप्शंस का भी हमें पता नहीं है, तो अगर तो आप लोग आज के टेस्ट में अपीयर हुए थे तो कमेंट सेक्शन में आपको जो बातें याद हैं आप हमें बता सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। ईडीएम आया था एक, टू प्ले फास्ट एंड लूज। इसका मतलब क्या होता है? टू प्ले फास्ट एंड लूज, इट मीन्स के बेईमानी से कोई काम करना, धोखे से कोई काम करना, वादे वादे की पाबंदी ना करना, इसको कहते हैं टू प्ले फास्ट एंड लूज। तो इसका मतलब होगा टू एक्ट डिसऑनेस्टली एंड और इररिस्पॉन्सिबली, या इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास ऑप्शन था तो वो आपका करेक्ट होगा। क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है तो हम एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकते कि आपका कौन सा आंसर था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको अंदाजा हो जाएगा नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट वाज अपोजिट ऑफ विथड्रॉन। विथड्रॉन का अपोजिट पूछा गया था। अब विथड्रॉन का जो लफ्ज यूज होता है वो दो तरह से यूज होता है, दो कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। एक तो किसी पर्सन के लिए यूज होता है, ऐसा पर्सन जो शाय हो, बिल्कुल खामोश हो, अलग थलग रहता हो, उसको विथड्रॉन कहते हैं। तो उसका जो अपोजिट होगा वो होगा आउटगोइंग या सोशल या सोशेबल। जबकि दूसरे टर्म्स में विथड्रॉन की मीनिंग होती है किसी चीज को वापस ले लेना, कैंसिल कर देना। तो उसका जो अपोजिट होगा वो होगा सबमिट करना या रिटेन करना। तो अगर तो आपके पास इस तरह के ऑप्शंस थे तो ये आपके करेक्ट होंगे, अगर तो इस तरह के ऑप्शंस थे तो डिपेंड करता है कि कौन सी मीनिंग में पूछा गया था। Next was, what is it called if one receives a salary but does no work? उसको क्या कहते हैं कि एक ऐसी जॉब या ऐसी पोजीशन जिसमें तनख्वाह तो मिल रही हो, सैलरी तो मिल रही हो, लेकिन कोई काम ना करना पड़ रहा हो। तो उसके लिए जो लफ्ज यूज होता है वो साइनेक्योर का लफ्ज यूज होता है। देन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का तकरीबन हर फीमेल के हर जोन में ये क्वेश्चन आया था। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी को कोई दुआ दी जाती है, कोई प्रेयर दी जाती है, कोई विश दी जाती है। जैसे सपोज में अल्लाह ब्लेस यू, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, मे यू सक्सीड इन लाइफ। तो कोई विश या कोई प्रेयर बेसिकली ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सप्रेस की जाती है। देन डिसोलेट की मीनिंग पूछी गई थी। डिसोलेट का मतलब होता है कोई सुनसान, वीरान या गमज़दा कोई। तो इससे रिलेटेड जो मीनिंग्स होंगी वो या तो डिजर्टेड, एम्प्टी या लोनली ये हो सकती हैं। देन इमेंस का साइनोनाइम पूछा गया था। इमेंस की मीनिंग होती है वेरी लार्ज और एक्सट्रीमली ग्रेट या बहुत ज़्यादा, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होना। इनॉर्मस, ह्यूज, वास्ट ये इसके साइनोनाइम्स हो सकते हैं। देन डिलीटेरियस की मीनिंग पूछी गई थी। तो डिलीटेरियस का मतलब होता है कोई हार्मफुल चीज, कोई खतरे वाली चीज, नुकसानदा चीज। तो हार्मफुल, डेट्रीमेंटल या डैमेजिंग इसके मीनिंग्स हो सकती हैं। देन फ्यूरोर की मीनिंग पूछी गई थी। फ्यूरोर एक नाउन है जिसका मतलब है कि शदीद गुस्से की हालत में आ जाना या हंगामा करना, शोर शराबा करना, कंट्रोवर्सी पैदा करना। तो आउटरेज, कंट्रोवर्सी या अप्रोर इसकी मीनिंग्स हो सकती हैं, नियरेस्ट मीनिंग्स। देन स्ट्रिंजेंट की मीनिंग पूछी गई थी। स्ट्रिंजेंट मीन्स कोई बहुत ही सख्त गिर, स्ट्रिक्ट, सीवियर, रिगोरस ये इसकी मीनिंग्स हो सकती हैं। गैल्वेनाइज की मीनिंग पूछी गई थी। तो गैल्वेनाइज का मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, किसी को इंस्पायर करना, तो किसी को जोश दिलाना। तो मोटिवेट, स्टिम्युलेट या इंस्पायर ये इसकी नियरेस्ट मीनिंग्स हो सकती हैं। आई विश आई ब्लैंक टॉलर। तो यहाँ पे आई विश, आई के साथ जो यूज होगा, वर्ड यूज होगा वो मोस्टली वर यूज होता है इस सिचुएशन में। तो आई विश आई वर टॉलर। Then I as well as she blank to blame. अब I as well as she,
अब एज वेल एज यहाँ पे जो है ये बेसिकली एक पेरेंथेटिकल है जिसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इसको ये वर्ब को यहाँ पे अफेक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे जो है वर्ब आपका मेन सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रहा है जो कि आई है, तो यहाँ पे एज वेल एज शी जो है ये एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे जो होगा वो आपका यहाँ पे एम ही आएगा। आई एज वेल एज शी एम टू ब्लेम, तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड यूज होगा वो एम होगा। देन द होटल वाज कंपेयर्ड, अब यहाँ पे या तो विथ का ऑप्शन होगा या टू का ऑप्शन होगा, तो इन एक जगह से बेसिकली इसको कंपेयर किया जा रहा है कि तो किसी चीज से कंपेयर किया जा रहा है, तो इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो टू यूज होगा। द होटल वाज कंपेयर्ड टू एन इन। देन वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के तीन चार क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमें रिसीव हुए हैं वो हम आप तक लेकर आए हैं। एक वॉइस चेंज करने के लिए सेंटेंस दिया गया था, दे वांट हिम टू फिनिश अर्ली। इसका पैसिव वॉइस जो पॉसिबल पैसिव वॉइस हो सकता है वो ही इज वांटेड टू फिनिश अर्ली। Then which sentence contain a non-essential element with correct parenthesis? अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, लेकिन नॉन एसेंशियल एलिमेंट किसी भी सेंटेंस में कोई ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, उसको या तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं या हम कॉमास देकर लिखते हैं। जैसे सपोज कर लें हम लिखते हैं कि आईफिल टावर, जैसे सपोज आईफिल टावर, ब्रैकेट में हम लिख लें कि फेमस मॉन्यूमेंट इन पेरिस, उसके बाद कोई सेंटेंस हो अट्रैक्ट्स विजिटर्स, तो आईफिल टावर अट्रैक्ट्स विजिटर्स। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसकी ब्रैकेट में दी गई है कि अ फेमस मॉन्यूमेंट इन पेरिस, या हम कह सकते हैं कि सपोज मुस्कान, मुस्कान, या कॉमा देकर हम लिख लें माय फ्रेंड, देन कॉमा इज अ टीचर। अब यहाँ पे जो मेन सेंटेंस था वो था मुस्कान इज अ टीचर, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कॉमास में दी हुई है माय फ्रेंड, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट्स में दी हुई है। तो इस तरह का अगर आपके पास कोई क्वेश्चन था तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि कोई भी जो गैर जरूरी जो इन्फॉर्मेशन हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जिसको कॉमास में या ब्रैकेट्स में लिखा हुआ हो, तो उस तरह का सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई करना था। देन नेक्स्ट सेंटेंस आया था, विच सेंटेंस कंटेन्स अ प्रीपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाइंग एन एडवर्ब। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इसके ऑप्शंस नहीं हैं तो हम नहीं कुछ भी कह सकते कि आपके पास किस तरह के ऑप्शंस थे, अगर आपको याद हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। देन होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल रहे थे, तो मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 ईयर्स रहे थे और 10 साल उन्होंने मदीना में स्पेंड किए थे, 10 ईयर्स इन मदीना। तो ये भी आप लोगों के पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मदीना में कितने साल रहे थे, तो मदीना में 10 साल और मक्का में 53 ईयर्स, और उनकी टोटल जो एज थी वो 63 ईयर्स थी, जिसमें से 53 ईयर्स वो मक्का में थे और 10 ईयर्स वो मदीना में रहे थे। पाकिस्तान ज्वाइंड यूएन इन विच ईयर, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को कब ज्वाइन किया था, तो वो 30 सितंबर 1947 में पाकिस्तान ने यूएन को ज्वाइन किया था, तो 1947 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देन आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें से भी अब आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अगर तो जोन 1 में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो लाजमी जोन 2, जोन 3 या जितने भी आगे पेपर्स होने जा रहे हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो उनको ज़रूर आप देख लीजिएगा। 25th आर्टिकल जो है वो बेसिकली इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स की बात करता है कि सारे सिटीजन्स जो हैं वो इक्वल हैं, भले वो मेल हो फीमेल हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कोई भी, कानून के आगे सारे सिटीजन्स इक्वल हैं। तो इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स को बेसिकली मेंशन किया गया है आर्टिकल 25 में। देन रेयन इज केमिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम, रेयन जो है वो बेसिकली एक सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज वाज द करेक्ट आंसर। देन उर्दू के हमारे पास जो क्वेश्चंस कलेक्ट हुए हैं उनमें एक था मिर्जा अतर बेग का पहला नॉवल कौन सा है, तो मिर्जा अतर बेग का जो पहला नॉवल था वो गुलाम बाग था जो कि 2006 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद जो 2009 में एक हुआ था सिफर से एक तक,
वो भी इनका लिखा हुआ था। देन उसके बाद हसन की सूरत हाल, तो ये भी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहला नॉवल गुलाम बाग था, देन इसके बाद 0 से 1 तक भी काफ़ी फेमस गया था। उर्दू ए मौला किसका मजमूआ है? उर्दू ए मौला जो है वो मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमूआ है। देन रोज़नामा ज़मींदार किसने जारी किया और इसकी क्या अहमियत है? रोज़नामा ज़मींदार जिसने जारी किया उनका नाम था मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। इन्होंने रोज़नामा ज़मींदार को जारी किया था और इस रिसाले के ज़रिए मुसलमानों में सियासी शऊर बेदार करने में बहुत हेल्प हुई थी। तो इस रिसाले ने बेसिकली आज़ादी हिंद और उसके बाद तहरीक पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की थी। तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी ऑप्शंस थे तो वो आपके करेक्ट हो जाएँगे। देन इकबाल को मुफ़क्किर पाकिस्तान क्यों कहा जाता है? क्योंकि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग और आज़ाद इस्लामी रियासत का जो है वो खाका पेश किया था। तो इसलिए उनको मुफ़क्किर पाकिस्तान, थिंकर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। केस स्टडी इज रिलेटेड टू विच पेडागोजी और टीचिंग मेथड? केस स्टडी बेस्ड जो टीचिंग होती है वो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है? अगर तो इन दोनों में से आपके पास कोई ऑप्शन थे तो वो करेक्ट होंगे। अब केस स्टडी में हम क्या करते हैं, कोई भी रियल वर्ड का केस उठाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग इन्हांस होती है स्टूडेंट्स में। तो बेसिकली ये जो टाइप है टीचिंग मेथड की वो या तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होगी या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अक्सर ऐसे भी लिखा हुआ होता है और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है आपके पास। नेक्स्ट वाज हसन अस्करी ने तनकीद में किस पहलू को नुमाया किया था? तो हसन अस्करी का जो ताल्लुक था वो जमालियाती तनकीद से था बेसिकली। और अगर तो हम बात करें कि इसमें किस पहलू को नुमाया किया गया था तो इसमें मशरिकी और इस्लामी, अब आई डोंट नो आपके पास ऑप्शंस क्या थे लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकता है। मशरिकी और इस्लामी तहजीबी इक़दार पे जोर दिया गया था। तो हसन अस्करी का बेसिकली अगर तो आपके पास ये क्वेश्चन था कि किस से ताल्लुक था तो वो जमालियाती तनकीद थी और इसमें जिस पहलू को नुमाया किया गया था वो मशरिकी और इस्लामी तहजीबी इक़दार था। अल्लामा इक़बाल का तसव्वुर पाकिस्तान क्या था? तो अल्लामा इक़बाल का तसव्वुर पाकिस्तान यही था कि बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग और आज़ाद मुस्लिम रियासत का तसव्वुर बेसिकली इन्होंने पेश किया था। देन मैथमेटिक्स के 2 क्वेश्चन कलेक्ट हुए हैं हमें। फर्स्ट था इफ 9 इज एडेड टू ट्वाइस अ होल नंबर, किसी होल नंबर का ट्वाइस है उसमें हमने 9 को ऐड कर दिया है और रिजल्ट हमारे पास आया है 31। हमें बताना है कि वो नंबर कौन सा था। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, या तो आप ऑप्शंस को हर एक ऑप्शन को करके देख लें कि किसमें 31 आंसर आ रहा है, या सिंपली आप क्या करेंगे ट्वाइस, हमें होल नंबर नहीं पता तो वो एक्स, इसका ट्वाइस 2x, उसमें हमने क्या चीज़ ऐड की 9, रिजल्ट क्या आया हमारे पास 31। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 1। अब सिंपली यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू यहाँ पे +9, प्लस में है वहां जाके माइनस हो जाएगा 31 माइनस 9। तो 2x इज इक्वल्स टू 31 माइनस 9 आंसर आ जाएगा हमारे पास 22। अब 2x, x के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में है, हमें सिंपल x को अलग करना है तो यहाँ पे 2 इससे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और 22 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या था 11 था। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, हर ऑप्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते उसमें 9 ऐड करते, अगर तो रिजल्ट आपका 31 आता तो वो आपका करेक्ट आंसर था। Then next was which of the following is not a right angle triangle? अब जो ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होते, राइट एंगल ट्राइंगल वो होते हैं जिसमें 90 डिग्री की एंगल होती है। अब जो ट्राइंगल राइट एंगल्ड नहीं होते उनको ऑब्लिक ट्राइंगल्स कहा जाता है। अब ऑब्लिक ट्राइंगल्स जो है वो या तो होगा आपका अक्यूट ट्राइंगल होगा या वो होगा आपका ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा। अब अक्यूट ट्राइंगल में क्या होता है,
सारी जो एंगल्स हैं वो लेस देन 90 डिग्री होती हैं और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में सारी एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से ज़्यादा होती हैं। अब आई डोंट नो आपके पास ऑप्शंस क्या थे? अगर तो आपके पास ऑप्शंस एक्यूट था, तो वो भी आपका करेक्ट होगा। अगर तो आपके पास ऑप्शंस में ऑब्ट्यूज था, तो वो भी करेक्ट होगा। लेकिन अगर ऑब्लिक था, जो दोनों के लिए यूज़ होता है, तो वो भी करेक्ट होगा। तो ऑब्लिक ट्रायंगल्स जो होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होते, वो या तो एक्यूट होंगे या ऑब्ट्यूज होंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर तो किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक थी या ऑप्शंस आपको याद हैं या और कोई क्वेश्चंस आपको याद हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।